डॉक्टर आप थोड़ा सा क्लोज हो जाए सोशल स्टेटस लाइव आपको डेमोग्राफिक्स लाइव डॉक्टर साहब लाइव डॉक्टर साहबा अस्सलाम वालेकुम जी। एसएल मेडिकल सेंटर से आपको हम खुशामदीद कहते हैं और आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। डॉक्टर साहिबा का कोई कसूर नहीं है, मेरा कसूर है। आई हैड टू टेक माई सन टू हॉस्पिटल, तो इसलिए मैं आई वाज सपोज्ड टू बी हियर बाय 1:30, लेकिन थोड़ा सा डिले हो गया। बट एनीवेज टू कट इट शॉर्ट, वी आर लाइव और बहुत ही इंफॉर्मेटिव बातें इस वक्त हम करने वाले हैं। मेरे साथ इस वक्त कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन मौजूद है सिविल हॉस्पिटल की, डॉक्टर रुजनाज। बल्कि सबसे अच्छी बात यह है कि अब इन्होंने एसएल मेडिकल सेंटर की टीम को ज्वाइन किया है और माशाल्लाह इनकी एक्सपर्टीज अब आप यहाँ हमारी सारी खवातीन इस वक्त जो देख रही हैं, सारी गर्ल्स, छोटी गर्ल्स बड़ी गर्ल्स, लेकिन जो भी देख रही हैं इस वक्त उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि अब इस एरिया में ये हमारे साथ हुआ करेंगी। और इनके डेज एसएल मेडिकल सेंटर पे सैटरडे एंड ट्यूसडेज हैं और शाम 6 से 8, जो कि आप लोगों के लिए बड़ा कन्वीनियंट टाइम इसलिए है कि खवातीन घर के कामों से फारिग हैं, उसके बाद ही अपना ख्याल आता है ना। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम इग्नोर करते रहते हैं और वो इतनी बड़ी बात में हो जाती है। तो हमने सोचा कि हम बेसिक्स आज बहुत ही छोटी चीज़ें जो हमें बड़ा मैटर करती हैं हमारी लाइफ में, किसी भी लड़की की लाइफ में। वो लड़की जो बलोगियत या मिनाकी या आप एडोलेसेंस कह रहे हैं उसको पहुंची है और उसके बाद उसको एक मुख्तलिफ तजुर्बा हो रहा है और वो किन स्टेजेस, किन इमोशनल फिजिकल चेंजेस से गुजरती है, उसके ऊपर हम बात करते हैं जो डायरेक्टली आपके हार्मोन से रिलेटेड होते हैं। तो डॉक्टर साहबा एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट भी हैं, तो अगर आज मेरी वो बहनें, बेटियाँ, माएँ जो देख रही हैं इस वक्त ये हमारा लाइव सेशन, आप जो क्वेश्चन करना चाहती हैं कीजिए। और इससे पहले कि मैं डॉक्टर साहबा से गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि मैंने देखे हैं बहुत सारी नेट पे कम्युनिटीज़ हैं, फेसबुक पे हैं, जो कि ख़वातीन के इतने सारे मसाइल डिस्कस हो रहे होते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये एक बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव है जो इतनी ख़वातीन ने ऐसे फोरम्स बनाए हुए हैं। आज में मैं अगर नाम लूँ तो सोल सिस्टर्स पाकिस्तान, सोल बिचेस है और फिर मम्मी एंड फर्टिलिटी है और बेबीज एंड मम्स है। इसके अलावा विमेंजा है, विमेंजा पाकिस्तान बहुत अच्छा फोरम है। और इसी तरह से आई थिंक अगर मैं एक दो को भूल रही हूँ, डायरीज है, ओ माई पीरियड, ओ माई पीरियड्स है। ये देखिए हम सब की ऐसी कम्युनिटीज है जहाँ सिर्फ हम अपनी बातें कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये सारी इंफॉर्मेशन आज जो हम लोग शेयर करेंगे डॉक्टर साहिबा के ज़रिए आपसे, तो ये भी उस पर शेयर करें ताकि इतने क्वेश्चन होते हैं जिसके जवाब नहीं दिए जा रहे होते, तो बहुत अच्छा है कि वो सारे जवाब आपको मिल सकें। और अगर आपकी कोई क्वेरीज इन्हीं सारे फोरम्स जिनका मैंने नाम लिया, और आई एम सॉरी जिनको मैं भूल रही हूँ, उन पे भी जो क्वेश्चन है वो हमें यहाँ ट्रैफिक भेजें ताकि मुझे पता चले ट्रैफिक के जरिए, ताकि मुझे पता चले कि कौन से वो क्वेश्चन हैं जिनके बारे में आप जानना चाहती हैं। ठीक, तो बात शुरू करेंगे डॉक्टर साहिबा। सबसे पहले तो वेलकम टू एसएल मेडिकल सेंटर और वेलकम टू दिस सेशन एज वेल। Thank you so much and अस्सलाम वालेकुम to all the viewers and the team. अच्छा जी, डॉक्टर साहब अगर हम बात शुरू करें, एक लड़की जब बड़ी होती है और जब हमारी अम्मियाँ, दादियाँ, ये वाली एज तक हमें एक गायनेकोलॉजिस्ट की बहुत ज़रूरत होती है। और अगर वो फीमेल हो तो फिर क्या ही बात है, उसमें आप कम्फर्ट एक लेवल है ना, हमारी नॉर्म्स हैं, हमारी चीज़ें हैं, हमारी परवरिश ऐसी है कि हम किसी भी मेल गायनेकोलॉजिस्ट से कुछ भी बात करते हुए थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं। राइट डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आजकल चूँकि मैं अपनी एस्थेटिक की प्रैक्टिस में देखती हूँ, स्किन की प्रैक्टिस में मेरे पास इतनी खवातीन आती हैं, वो अपनी बच्चियों के लिए और अपनी बच्चियाँ भी जब आती हैं तो जो बलोगत की उम्र होती है या जब पीरियड्स आने होते हैं बच्ची को, एक ज़माने में कहा जाता था भाई 13-14 साल की उम्र में आएंगे, लेकिन अब मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि 9 साल की उम्र में भी बिना हल्की हो जाती है, यानी पीरियड्स आ जाते हैं। तो ये क्या नॉर्मल है? बलोगत जिसकी बात कर रही है, इसको लाइक अगर मैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलूँ तो दिस इज एन एज ऑफ मिनार्की, इसको कहते हैं कि अब बच्ची जवानी में कदम कर रही है। सो यूजुअली अगर बात करते हैं एज ऑफ मिनार्की की,
तो चूँकि वी बिलोंग टू एशियन एथनिसिटी, हम लोग एशिया से ताल्लुक़ है हमारा, और वी आर डेवलपिंग कंट्री, तो हमारी कंट्री में एज ऑफ मिनारिटी थोड़ा प्रायर होती है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। लाइक अगर हम इस एज को लें तो फ्रॉम 10 to 14 और 11 to 14 ईयर्स, सो दिस इज द एज जिसमें हम कहते हैं कि एक लड़की बलोगत में कदम रख रही है या मिनारिटी में कदम रख रही है। अच्छा, यूजुअली इस चीज़ की अवेयरनेस माओ को और उन बच्चियों को जो कि अभी एज ऑफ मिनारिटी से गुजर रही हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बच्चियाँ हेजिटेशन में पीरियड में होती हैं, दे डू हेजिटेट, वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर पाती अपनी मदर से भी कहीं। तो दिस इज द टाइम जहाँ पे द बॉन्डिंग बिटवीन द मदर एंड द डॉटर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज अगर एक बेटी अपनी माँ को सही कम्युनिकेट करेगी कि ये मसले मसाइल हैं, तो दिस विल बी एन अलार्मिंग सिम्टम, ओके। एंड दिस इज अ टाइम कि जब एक गायनेकोलॉजिस्ट आपके लिए मौजूद है एंड यू शुड गो एंड विजिट योर गायनेकोलॉजिस्ट, बिकॉज उसमें सिर्फ एक दिस इज नॉट नेसेसरी कि कोई भी ऐसा प्रॉब्लम अगर है तो ये एक बीमारी है, नो, समटाइम्स ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस भी होता है। एंड अगेन आई वुड लाइक टू से काउंसलिंग मैटर्स अ लॉट, और काउंसलिंग एक गायनेकोलॉजिस्ट ही आपकी बेहतर कर सकती है। और कभी कभी बच्ची बहुत डिस्टर्ब हुई जाती है, बिल्कुल, और और वो इमोशनल सपोर्ट जो इस वक्त एक बच्ची को चाहिए होती है, मैं खुद माँ हूँ और मेरी माशाल्लाह बेटी इस एज पे आ रही है, तो मैं खुद भी सोचती हूँ कि शायद वो सपोर्ट जो एक डॉक्टर होने की हैसियत से मेरे पास जो पेशेंट आता है, मैं उसको एक मुख्तलिफ तरीके से डील करती हूँ, मैं अपनी बच्ची को एक मुख्तलिफ तरीके से डील करती हूँ। तो इसी तरह जो माएँ हमें देखती हैं, जो नॉन डॉक्टर माएँ हैं, तो वो हो सकता है आप भी कहीं कुछ लैक करती हो जो कि डॉक्टर आपको फुलफिल कर सकता है वो रिक्वायरमेंट। और मे बी कि एक वो बच्ची अपनी माँ से उस हिसाब से शेयरिंग ना कर पाए जो वो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट या अपनी डॉक्टर से शेयर। सो ये एक बड़ा प्यारा रिलेशन है एक पेशेंट का अपने डॉक्टर के साथ। बेशक साहिबा। अच्छा, मैं यहाँ रिक्वेस्ट करूँगी अपनी वो तमाम बहनों से जो इस वक्त ये सेशन देख रही हैं कि चूँकि इसमें इस तरह की हम बात कर रहे हैं, मालूमात ऐसी हैं, तो ये सेशन सिर्फ प्योरली बच्चियों के लिए और ख़वातीन के लिए है, तो बेहतर है कि हम इसको प्राइवेट ही रखें, और आपके जो बोर्ड क्वेश्चन जो हो सकता है ज़ाहिर बोर्ड होंगे और इस तरह, तो वो अपने प्राइवेट क्वेश्चन हमें भेज सकती हैं और हमारे मेरी टीम कोशिश करेगी कि फौरन जवाब दे सके। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरा, मुझे बताएं कि कुछ बच्चियां बड़ी डिस्टर्ब होती हैं कि जी कुछ की 28 डेज़ की साइकिल है और कुछ की 40 डेज़ की साइकिल है, कभी 45 डेज़ हो रहे हैं, तो क्या ये भी नॉर्मल है या माएँ डर जाएं कि हाँ इस महीने इसको पीरियड्स क्यों नहीं आए? नहीं, इसमें बिल्कुल डरने की बात नहीं है, इससे द कम्फर्ट जोन। अगेन समटाइम्स ये अवेयरनेस देनी बहुत ज़रूरी है कि जब बच्चों को मिनार्टी स्टार्ट होती है तो प्रोबेबली 2 to 3 years एनओव्यूलेटरी साइकिल्स होती हैं। अब एनओव्यूलेटरी साइकिल्स क्या है कि जब आपकी ओव्यूलेशन प्रॉपर्ली नहीं हो रही, ठीक है, अब उसमें और आजकल ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा वन ऑफ द रीज़न इज हमारी जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। अच्छा, सेकंड थिंग इज दैट के सिम्टम्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसी प्रॉब्लम जिसमें कि या तो पीरियड्स बहुत एक्सेसिव आते हों या पीरियड्स कम आ रहे हों, बार आ रहे हों, बिल्कुल भी नहीं आ रहे हों, या समटाइम्स बच्चियां हैं, चूँकि अगेन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ बात थोड़ी करना चाहूँगी, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। स्ट्रेस हमारे बच्चे, अब जिस तरह हम लोग जो थे, हमारा ज़माना बड़े हो गए थे हम, तो उस वक्त हम खेलते बहुत थे, हमारे यहाँ मतलब ज्वाइंट फैमिलीज थी, कजन्स भी आ रही भी, हमार भी है एक दूसरे को, लेकिन अब बच्चे सब बिस्तर पे बैठे हैं, सोफे पे बैठे हैं, मोबाइल ये चीज़ है, या फिर देख रहे हैं और चीज़। there is physical activity is very much restricted. फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, अब बच्चे या तो अंडरवेट हैं या बिल्कुल ही ओवरवेट, राइट? तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिसकी ये जानना बहुत ज़रूरी है माओं के लिए। अगर बच्ची को पीरियड्स आए हैं फर्स्ट और उसके बाद 6 महीने बाद आते हैं तो वो माएँ डर जाती हैं, तो इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या आके चेक कराएं या सम कराना ज़रूरी देखिए, होगा? डरने की बात नहीं है, लेकिन अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करें, बच्ची को लेकर आएँ, सारी हिस्ट्री शेयर करें, बिकॉज कहीं ना कहीं हमें इवेल्युएट करना होता है। जब तक हम हिस्ट्री नहीं लेंगे, हमें बेसिकली हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि क्या ये फिजियोलॉजिकल कॉज है या ये पैथोलॉजिकल कॉज है।
यानी किसी एबनॉर्मलिटी या किसी प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, या कि नॉर्मल इसकी ग्रोथ का एक पैटर्न ऐसा है? एग्जैक्टली, हम ये ना अज्यूम करें कि नो दिस इज नॉर्मल, तो वी कैन सिट एट आवर होम्स, हम वेट कर लेते हैं पीरियड से अभी नहीं, 2 नहीं 3 नहीं 4 महीने बाद आता है। नो, यू नीड टू विजिट द गायनेकोलॉजिस्ट, उनको विजिट करें, प्रॉब्लम डिस्कस करें और इसका सॉल्यूशन याद रखिए आपकी गायनेकोलॉजिस्ट के पास, ठीक है? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है कि मेरी बेटी 12 साल की है और इसके महीने में 2 दफ़ा पीरियड्स आते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, अगेन हम वही उसी टॉपिक पर आ गए। 12 इयर्स इज द एज ऑफ मिनार्की, यानी कि ये वो एज है कि उसको फर्स्ट टाइम पीरियड्स आए हैं 12 इयर्स पे। तो एक माँ ये एक्सपेक्ट ना करे, बिकॉज माएँ कभी कभी परेशान हो जाती हैं कि एक दफ़ा पीरियड्स आए 3 महीने तक नहीं आ रहे, ठीक है? तो परेशान नहीं हो, यू कैन सी द पैटर्न, अगले 2-3 महीने का पैटर्न आप देखें। दूसरा, रिस्क फैक्टर्स को रूल आउट करें कि क्या आपकी जो बच्ची है वो किसी स्ट्रेस में तो नहीं है, क्या वो ओवरवेट तो नहीं है, क्या वो अंडरवेट तो नहीं है, क्या वो अपनी डाइट को प्रॉपर ले रही है जो उसको लेना चाहिए या नहीं। तो इस पर थोड़ा सा गौर कीजिए। और अगेन, अगर आपको लगता है कि ये वो वजूहत नहीं है तो यू नीड टू सी योर डॉक्टर इन टाइम। एक और क्वेश्चन भी है बहुत अच्छा, मुझे बहुत फेशियल हेयर्स हैं, लेज़र भी 6 दफ़ा करवाया मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम इस क्वेश्चन को लेते हैं बाद में। मैं ये क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी पूछना चाहती हूँ, क्योंकि ये ऑब्वियसली हम होते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारी बच्चियाँ एस्थेटिक की प्रैक्टिस में भी आ रही होती हैं। वजाइनल इन्फेक्शंस है ना, ये एक ऐसी और बच्चियाँ जान भी नहीं पाती हैं, ये इवन बड़ी उम्र की ख़वातीन नहीं जान पाती हैं। मुझे एक चीज़, सबसे बड़ी चीज़ बता दें कि हमारे यहाँ जो सैनिटरी पैड्स अभी अवेलेबल हैं, उसकी जो ऊपर की सतह होती है वो कितनी बेहतर होती है, किस तरह के पैड्स जो हैं वो ख़वातीन के लिए ज़्यादा बेहतर है, जिनसे इन्फेक्शन ख़त्म होता है या चांसेस ना बढ़े। अच्छा, दिस इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। डॉक्टर साहबा ने जैसे बात की वजाइनल इन्फेक्शन, ये एक इतना कॉमन प्रॉब्लम है कि किसी को अगर ये सिम्टम्स होते हैं, जिसको आम जबान में हम यूरिया बोलते हैं, समटाइम्स इट फील्स सो एम्बैरेसिंग कि वो छुपाती हैं, वो शर्म महसूस करती हैं कि हम कैसे बोलें, हम कैसे अपनी डॉक्टर से कैसे। और डॉक्टर मेरी प्रैक्टिस में तो ये है कि वो समझ लेती है कि ये होता ही है, बिल्कुल, और ये मेरा नसीब ही है, मतलब मैं दिस इज हाउ आई एम सपोज्ड एंड आई हैव टू लिव विद दिस प्रॉब्लम फॉर लाइफ। ठीक है, तो अगेन मैं ये कहूँगी कि देखें, इसमें भी हमने ये देखना है कि वेदर दिस इज नॉर्मल और वेदर दिस इज एब्नॉर्मल। हम बात कर रहे हैं एब्नॉर्मलिटी। समटाइम्स हमारी अपनी लाइफस्टाइल बिलोंगिंग्स ऐसी होती हैं कि वजाइनल इन्फेक्शंस को वो इंड्यूस करती है। जैसे कि आपने बात की पीरियड्स हो रहे हैं, उसमें हमने सैनिटरी पैड्स क्या यूज़ कर रहे हैं। अगेन उसमें आपने ये देखना है, एक तो फ्रीक्वेंट चेंजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, द वजाइनल क्लीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन अगर बहुत से लोग लाइक होममेड यूज़ करना चाह रहे हैं तो देखिए एग्जैक्टली दे कैन गो फॉर इट। सेकंड थिंग इज कपड़ा, जो ये जरूर बताते हैं मुझे गाँव वगैरह देखे, कपड़ा जो यूज हो वो किस किस्म का कपड़ा होना चाहिए डॉक्टर साहिबा, क्योंकि उससे भी बहुत चांसेस होते हैं। बिल्कुल, कपड़ा बिल्कुल लाइक थिन कॉटन का हो, उसमें कोई ये नहीं है कि आप जो आपकी स्किन को इरिटेट ना करे, साफ सुथरा। तो अगेन वजाइनल क्लीनिंग का आपने बहुत ख्याल रखना है, फ्रीक्वेंट चेंजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो सैनिटरी पैड्स जो कॉटन ऊपर जिसके नजर आ रही होती है और वो चिपक भी जाती है, दैट इज वेरी हार्मफुल। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ऐसी किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो उसमें कुछ खास सिम्टम्स हैं जिसकी मैं आगाही देना जरूरी समझूंगी। लाइक अगर किसी को लिकोरिया या वजाइनल डिस्चार्ज है और दैट इज फाउल स्मेल आ रही है, इट इज कोपियस इन अमाउंट, यानी कि वो इतना ज़्यादा है कि आपको बार बार चेंजिंग की ज़रूरत पड़ रही है, आप स्मेली स्टिंकी फील कर रहे हैं, आप एम्बैरेसिंग फील कर रहे हैं, इचिंग है। इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपका जो पार्टनर है, इफ ही इज ऑल्सो हैविंग द सेम सिम्टम्स, तो दिस इज समथिंग टू बी वरीड अबाउट। इन दिस केस यू हैव टू विजिट गायनेकोलॉजिस्ट एज अ कपल। ठीक है, सही है, बिकॉज हमारी कंट्री में ये अवेयरनेस नहीं है बिल्कुल भी। और बल्कि मर्द तो हमारे यहाँ औरतें भी ये नहीं समझती कि ऐसा हो भी सकता है कि हमें हस्बैंड से लगा हो। जी, और हस्बैंड तो ये मानने को जरा मुश्किल ही तैयार होते हैं, बिकॉज उसमें ट्रीटमेंट हमें करना होता है जी, दोनों का।
अच्छा डॉक्टर साहब, अगर एक और बात, अगर लिकोरिया या वजाइनल डिस्चार्ज का प्रॉब्लम होता है खातून को, तो सबसे बड़ी बात है कि नानियाँ दादियाँ ये कहती हैं जी ये तो हड्डियों की कमजोरी की वजह से, और माएँ उस पर बिलीव भी करती हैं, और फिर इलाज भी यही हो है, दूध पिलाया जाता है कि ये ठीक हो जाए। कुछ कंसेप्ट हमारे ऐसे बने हुए हैं, ठीक है, नो डाउट वीकनेस एक अलग पहलू है, बट इससे कोई डायरेक्ट रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा क्या डॉक्टर साहिबा इसमें एंटीबायोटिक लेना जरूरी है? बिल्कुल, अगर ऐसा कोई इन्फेक्शन जो कि सिर्फ डॉक्टर की एडवाइस के बाद, एग्जैक्टली, डोंट टेक सेल्फ मेडिकेशन बिकॉज समटाइम्स आजकल चूंकि प्रैक्टिस हो गई है कि इन्फेक्शन हुआ जी आपने अपनी मर्जी से दवाई ले ली, लेते गए वो चीज़ अक्यूट से रिकरेंट में तब्दील हो जी, और दैट इज इवन इट कुड, आप बताइए कि डॉक्टर साहबा अगर ये रिकरेंट इन्फेक्शन होता है, लड़की को पता नहीं चलता कि वो इतनी इम्यून हो चुकी होती है, उस चीज़ से ट्रेन हो चुकी होती है कि उसको बुखार भी हो रहा होता है या नहीं भी हो रहा होता, फीवरिश नहीं भी रह रही होती, तब भी वो सोचती है कि ऐसे ही होता है, एंड देन दैट कुड लीड टू infertility. So this is the long term you can say consequence of this problem कि अगर उसको हम टाइमली ट्रीट ना करें, लाइक इफ शी इज नॉट इन द मैरिटल स्टेटस और उसमें ये सारे मसले हो रहे हैं, तो टाइमली उसको ट्रीट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज आगे जाके एक वक्त ऐसा आएगा कि ये इनफर्टिलिटी या बांझपन का शिकार हो। ठीक है, क्या इसमें खास तौर पर अगर आपको वजाइनल डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है, उसमें आपके अंडरगारमेंट्स मैटर करते हैं डॉक्टर साहिबा? अगेन अगर आपने अपनी हाइजीन को, बिल्कुल, अगर आपने अपनी हाइजीन को मेंटेन नहीं किया हुआ, अगर आपने अपनी हाइजीन को प्रॉपर नहीं रखा हुआ, तो बिल्कुल ये मैटर करता है। कॉटन अगेन ज़्यादा बेहतर, कॉटन ज़्यादा बेहतर है, किसी और मटीरियल नॉट पहने। अच्छा, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि डॉक्टर साहब जो आपने अभी बताया कि वहाँ हमें नीट रखना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप टॉयलेट गए हैं उसके बाद तो उसको नीट रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तीसरी बात ये कि अगर आपको अराउंड द एरिया आपको इचिंग हो रही है या आपको ड्राइनेस आ रही है, देन उसका मतलब क्या होगा? या अगर आपको रैशेस हो रहे हैं, ठीक है, सो दे आर द सिम्टम्स के आप उस इन्फेक्शन से गुजर रहे हैं, दिस इज नॉट नॉर्मल। लाइक अगर आपको लग रहा है कि डिस्चार्ज के साथ ड्राइनेस है, तो आप उसको इचिंग है, सबसे बहुत खास तौर पर हमारे वो खवातीन जो थोड़ी फरबा हैं या जिनका थोड़ा सा ओवर वेट होती हैं, उनको ये प्रॉब्लम क्या ज़्यादा होती है? उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, और उसका वन ऑफ द रीज़न इज ओबेसिटी। ठीक है, उसमें डेफिनेटली आपने उस चीज़ को फिर देखना है कि क्या उसकी रीज़न है, और इस तरह अगर वो फंगल इन्फेक्शन है तो वो बार बार दोबारा होता है? बिल्कुल होता है। देखिए अगर आपको साल में वो इन्फेक्शन 3 to 4 टाइम्स हो रहा है, सो दिस इज अ साइन कि दिस इज अ रिकरेंट इन्फेक्शन। एक दफ़ा होता है, आपको उसका ट्रीटमेंट दिया तो वो सबसाइड हो जाएगा, बट सपोज इफ यू आर एक्सपीरियंस इट 4 times a year, सो इट मीन्स कि ये रिकरेंस है। और अगर वजाइनल इन्फेक्शन है, यीस्ट इन्फेक्शन स्पेशली, तो ये स्प्रेड भी हो सकता है, बिल्कुल बढ़ सकता है, बाकी भी आ सकता है। बिल्कुल, स्पेशली हम ये बताना ज़रूरी समझूंगी कि वो लोग जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, जो डायबिटिक होते हैं या जो ओल्ड एज में होते हैं, जो मीनोपॉज होते हैं, मीनोपॉज जिनकी हमारी का निज़ाम खत्म हो चुका है, तो उनमें दे आर मोर प्रोन टुवर्ड्स दीज फंगल इन्फेक्शंस, उनको तो और ज़्यादा केयर करना है। डायबिटिक है तो दे नीड टू कंट्रोल देयर ब्लड शुगर लेवल्स, अपनी इम्यूनिटी को बेहतर। और ये फंगल स्किन इन्फेक्शन जो हैं ये आप के अंदर भी ब्रेस्ट हो सकते हैं, ये फंगल इन्फेक्शन आपकी आम पर हो सकते हैं, अगर थोड़ा सा भी आपका वजन ज़्यादा है तो आपके स्किन के और एरियाज में हो सकते हैं। ठीक, अच्छा जी, आप प्लीज़ कोई सप्लीमेंट्स रेकमेंड कर दें। और बस यही कमेंट है। अच्छा डॉक्टर साहबा, क्या ये सप्लीमेंट ओवर द काउंटर लेकर जो लड़कियाँ और औरतें खा रही होती हैं कि ठीक है बस आजकल पता नहीं एक वो है जिंक के साथ सप्लीमेंट, चूँकि कोरोना का दौर है तो उस वजह से भी लोगों ने कहा हुआ है, विच इज़ नॉट बैड, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या कोई ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं जो कि पेल्विक हेल्थ के लिए या के लिए बेहतर हो और वो हम बताएं तो ये
देखिए यूजुअली सबसे पहले तो मैं अगेन ये कहूँगी कि अपनी डाइट को आप बैलेंस रखें। बैलेंस डाइट अगर है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सप्लीमेंट लें, लेकिन अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं तो यू कैन टेक जिंक, यू कैन टेक विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस हों, और साथ में विटामिन सी इज़ वेरी गुड, वो आपकी इम्यूनिटी को अच्छा बूस्टअप करेगा। विटामिन डी भी and E because they are antioxidants, तो जितने भी एंटीऑक्सीडेंट हैं they are very much good for health and they are the immunity boosters। ठीक अच्छा, है। एक और क्वेश्चन है प्लीज। मुझे बहुत फेशियल हेयर्स हैं, लेजर से 6 दफ़ा करवाया है मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, पहले से ज़्यादा हो गए, पीरियड्स वक्त पे होते हैं मगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, काइंडली सजेस्ट करें कि क्या करूं। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग का फिनोमेना प्लीज़ ज़रूर बताएं, क्योंकि पेशेंट आके उनका बेचारा को लगता है नहीं 2 दिन तो बिल्कुल ठीक सोते हैं डॉक्टर साहबा, तीसरे दिन तो तीसरा और चौथा दिन बड़ा हेवी ब्लीड करता है। लेकिन हेवी ब्लीडिंग का ये किस तरह से अंदाज़ा लगा सकती है और कब इन्हें लगे कि ये प्रॉब्लम है डॉक्टर के पास है? देखिए दोनों चीज़ें प्रॉब्लमेटिक है पेशेंट पे। अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हैवी है तो मतलब हैवी का मतलब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ बंदे के जुबान में कि अगर चेंज कर रहे हैं हर आधे घंटे बाद। एग्जैक्टली। देखिए पेशेंट की जो सब्जेक्टिव असेसमेंट है उसमें ये कि आप सबसे पहले तो ये पूछें कि आप एक दिन में कितने सैनिटरी पैड्स यूज़ कर रहे हैं और कितना लाइक सोप है, वेदर इट इज़ फुली सोप, वेदर इट इज़ माइल्डली सोप, बिकॉज बहुत सारे पेशेंट्स अपनी हाइजीन को देखते हुए फ्रीक्वेंट चेंजिंग होती है। तो दिस इज असेसमेंट। सेकेंड थिंग इज दैट कि क्या उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट हो रही है, वेदर शी इज फेसिंग, उसको थकावट बहुत ज़्यादा हो रही है तो इट मीन्स कि शी इज़ ब्लीडिंग, उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, क्या उसको उसके दिल की धड़कन तेज हो रही है, क्या वो रूटीनली अपना जो काम कर पाती थी वो कर पा रही है या नहीं। तो दिस विल टेल यू कि नो, अगर उसकी डेली लाइफ की रूटीन एक्टिविटी अफेक्ट हो रही है और उसको एनीमिया के सिम्टम्स हो रहे हैं तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यकीनन इसकी ब्लीडिंग नॉर्मल से ज़्यादा है। अच्छा, लेकिन अमूमन हमारे ये ख्याल भी होता है जब इस तरह होता है तो अपनी अम्मियाँ कहती हैं भाई तो हमारे को बड़ी टेंशन कोई होगी बेचारी एग्जाम की वजह से, तो क्या ये स्ट्रेस इंड्यूस्ड भी होती है? बिल्कुल स्ट्रेस इंड्यूस्ड भी होती है, लेकिन अगेन ये ना सोचें कि ये स्ट्रेस की वजह से है या जैसे बच्चे एग्जाम्स देती हैं आजकल के एग्जाम। बिल्कुल बच्चियों के लेवल पे ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो सकती है, या अगर वो अपनी डाइट का ख्याल नहीं करें या पिछले कुछ दिनों में अगर उनका वेट लॉस हुआ है या स्ट्रेनुअस कोई फिजिकल एक्टिविटी हुई है तो दे आर द कॉजेज कि वो इनकी साइक्लिकल चेंजेस को एनहांस करें। और प्लीज़ मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करती हूँ लड़कियों से कि चूँकि ओबेसिटी या ओवरवेट होना आजकल ज़ाहिर है आजकल क्या हमेशा से प्रॉब्लम है जो कि अच्छा है भी नहीं, उसमें वो ब्यूटी कॉन्शियस होने की वजह से इंटरनेट पे हर वो अवेलेबल फजूल और बकवास और जो पड़ी भी है कि ये खा लें तो दुबले हो जाएंगे और ये खा लें तो ये हो जाएगा, वो वेट लॉस की अपने से कुछ टैबलेट्स खा लेती हैं और उसके बाद मेरे पास आपके पास I'm sure आपकी तो प्रैक्टिस है, मैं तो स्किन से रिलेटेड ये एस्थेटिक करती हूँ, तो मेरे पास वो पेशेंट आ रही होती है कि ब्लीड नहीं हो रहा, 6 महीने हो गए मुझे ब्लीडिंग नहीं हुई, अगर पीरियड्स हो रहे तो पॉलीमेनोरिया हो रहा है। एग्जैक्टली, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं हार्मोन्स बिकॉज ऑफ दीज फिनोमेना, तो ये डेफिनेटली आपकी साइकिल्स पे ये अफेक्ट करता है और फिर इसी तरह माएँ परेशान होती है कि बच्चियों को ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, ये सारे फैक्टर्स हैं। और अच्छा डॉक्टर साहब, क्या मैं यहाँ एक बात पूछना चाहूँगी, हमारे यहाँ ये भी बहुत ज़्यादा वो एक अल्टरनेटिव मेडिसिन है, हमारी यहाँ एक डिफरेंट है मेडिसिन की शाख, मगर जैसे हकीम लोग हैं या और इस तरह के, वो भी कोई एक चीज़ का इलाज हकीम से हो रहा है या होम्योपैथी हो रहा है या इस तरह, तो क्या ये दवाइयाँ भी पीरियड्स पे असरअंदाज कर सकती हैं? देखिए बिल्कुल कर सकती हैं, बिकॉज अगर हम एलोपैथिक की बात करें तो वी नो कि हम किस लेवल की मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं। समटाइम्स अगर आप दूसरे मैं किसी को लाइक पॉइंट आउट नहीं करी बट मे बी मुझे भी बहुत डर लग रहा है जिसकी हमें ऑथेंटिसिटी नहीं पता तो व्हाई टू यूज इट, जो प्रूवन नहीं हो तो उसके बारे में तो देखा हमें सोचना भी नहीं चाहिए, इट्स बेटर नॉट टू गो टू दैट। अच्छा, एक सवाल है बहुत कि मुझे पीरियड पेन बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा, डॉक्टर साहब कितना क्रैम्प्स जो है वो नॉर्मल है और कब माँ को ये या बच्ची को ये होना चाहिए कि यार इनकी ज़्यादा हो रहा है तो मैं अब
डॉक्टर के पास जाओ? देखिए, एक चीज़ होती है कि इसको हम डिस्मेनोरिया कहते हैं, लाइक पेन इन पीरियड्स, दिस इज डिस्मेनोरिया। अब उसमें भी हमें देखना है कि क्या जब से बच्चे को मवारी शुरू हुई है, क्या तब से इसको ये इतना सीवियर है कि ये बैठ नहीं पा रही, लेट नहीं पा रही, अपना पढ़ नहीं पा रही, इसकी रूटीन बहुत मुतासर हो रही है और कोई तकलीफ नहीं। तो एक चीज़ होती है कि शी कैन टॉलरेट, ठीक है, फ्रीक्वेंट क्रैम्पिंग्स नहीं हो रही, या शुरू के लाइक 1-2 दिन क्रैम्प्स हुए एंड देन इट सबसाइड। बट अगर इस किस्म की कोई कैफियत है तो अगेन यू नीड टू विजिट योर डॉक्टर। ठीक है। और एक और क्वेश्चन है कि सैनिटरी पैड्स यूज़ करना सेफ है, मतलब सेफ है या नहीं? सैनिटरी पैड्स आप यूज कर सकते हैं। अगेन मटीरियल की हमने जैसे कि बात की कि अगर वो मटीरियल आपको इरिटेट नहीं कर रहा, इफ इट इज कंफर्टेबल फॉर द स्किन, इफ इट इज नॉट कॉजिंग इचिंग और एनी रैश, इट कैन बी यूज्ड। और उसके अलावा क्या मटेरियल यूज़ हो सकता है? बहुत सारे लोग डिफरेंट सोर्स होती है उनकी, तो वो हाइजीन के हवाले से। जी, वो हमने पहले जवाब दिया कि हम सॉफ्ट कॉटन कपड़ा यूज किया जा सकता है। अगर आप नहीं अफोर्ड किया जा सकता बाहर से लेना तो आप होममेड आप यूज कर सकते हैं। जी, मगर उसको सिर्फ ये देखिए कि कपड़ा करेक्ट ना हो, थिक ना Reuse. हो, हाँ, और Reuse. यूज ना हो। एग्जैक्टली, आपने इसको रीयूज नहीं करना, बिकॉज ये भी कॉन्सेप्ट है कि इसको हम वॉश करके दोबारा यूज कर लें। तो प्लीज ये ना करें, क्योंकि दिस इज नॉट अ सेफ प्रैक्टिस और इससे आपको इन्फेक्शन भी लगेंगे ज़्यादा। जी बिल्कुल, चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्विकली करेंगे क्योंकि सेशन तो इतना बड़ा नहीं हो सकता, मेरे पेशेंट्स हैं। सो आप यहाँ हुआ करेंगी, फिर मैं रिपीट कर दूँ, एसएल मेडिकल सेंटर पे सैटरडेज एंड ट्यूसडे 6 से शाम 6 से 8। एसएल मेडिकल सेंटर की क्या बताऊँ? नॉर्थ नाज़ाबाद। नॉर्थ नाज़ाबाद, यस, नॉर्थ नाज़ाबाद। और अब हम बात करेंगे वो एक जो के क्वेश्चन आया था कि जी मैंने लेजर की सिटिंग करा ली और बाल नहीं जा रहे। अक्सर ख़वातीन का, लड़कियों का एक सवाल होता है कि जी अब मुझे पीरियड्स भी प्रॉब्लम है, पीसीओज हैं और मुझे बाल भी नहीं जा रहे, और एक रंग किसी तरह का है, एक रंग किसी तरह का है। तो पीसीओज चूँकि हार्मोनल इशू होता है और उसकी वजह से आपकी स्किन की मैनिफेस्टेशन भी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो आप कुछ पीसीओएस जिसको हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, अगर हम अपनी पॉपुलेशन की बात करें तो लाइक 7 to 10% इज द प्रेवलेंस इन आवर पॉपुलेशन। जिस तरीके के सवाल लाइक पूछे जा रहे हैं कि पीसीओएस कैसे प्रेजेंट कर सकता है, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसमें हमारे मेन हार्मोन्स एंड्रोजन लेवल्स उनकी ज्यादती हो जाती है। जब उनकी ज्यादती हो जाती है तो मैनिफेस्टेशन स्किन की आनी शुरू हो जाती हैं, जिसमें हर्सूटिज्म, व्हाट इज हर्सूटिज्म, यानी बाल ज़्यादा होना उन जगहों पे जहाँ पे हमें अच्छा नहीं लगता, लाइक अंडर द चिन, अपर लिप्स है, बेली, ब्रेस्ट है, तो वो उनका एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होने लगती है। सेकेंड थिंग इज दैट ओबेसिटी, अगेन मोटापा। जब आपके वजन ज़्यादा होने लगता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगती है, इंसुलिन बॉडी के रिसेप्टर्स उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, एज अ रिजल्ट मोटापा होने लगता है, obese हो जाते हैं, ठीक है। एंड अगेन पीरियड्स इरेगुलरिटीज, और समटाइम्स कभी माइंड यूजुअली किसी भी वजह से लाइक अल्ट्रासाउंड करवाती हैं अपनी बच्चियों का, तो कहते हैं कि जी इसमें ओवरीज पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, डॉक्टर साहब पॉलीसिस्टिक का क्या मतलब है? तो उसमें अगेन मैं यही कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि अल्ट्रासाउंड पे ओवरीज या कैंडिडानी के ऊपर कोई छोटी छोटी सिस्ट आए। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके लिए भी परेशान नहीं हो, आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करें और प्रॉब्लम देखिए कि किस लेवल पे प्रॉब्लम है, क्योंकि हो सकता है कि पीरियड्स में इरेगुलरिटीज हो, तो उस चीज़ का हल आपकी गायनेकोलॉजिस्ट के पास रेगुलेट करने के लिए हमारे यहाँ नॉर्मल जो गायनेकोलॉजिस्ट देती हैं, जो 28 दिन की 27 दिन की टैबलेट्स होती हैं वो दे देती हैं। डॉक्टर साहबा, आँख बंद करके क्या हर लड़की पीसीओ के लिए, मैं प्लीज सवाल करना चाहूँगी, मैं फोकस कर रही हूँ, हर लड़की आँख बंद करके, क्योंकि उसकी बहन को डॉक्टर ने दी या उसकी कजन को दी थी तो बहन नहीं लेती, तो ये ठीक है? प्लीज ऐसा नहीं करें। पीसीओएस के लिए अगर आपको कोई फॉर्मूला दे रहा है या अगर ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं तो ये बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये हार्मोन्स हैं, इसमें आपके पास ईस्ट्रोजन भी और प्रोजेस्टेरोन भी है, क्या पता है कंबाइन भी है। और स्पेशली वो लोग जो कि ऑलरेडी ओबीस हैं या पीसीओएस की वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो
OCPs उसका हल नहीं है, वो आपकी फर्टिलिटी को और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। प्रॉब्लम किस लेवल पे है हमें ये सॉर्ट आउट करना है, तो ये सेल्फ प्रैक्टिस, इसको प्लीज़ अवॉइड करें। अच्छा, एक सवाल है कि वेट लॉस करने के बारे में बताएं, ट्रांसफॉर्म पैकेज का भी बता दें डॉक्टर साहिबा। अच्छा, मैं ये बता दूं कि ट्रांसफॉर्म पैकेज जो कि हम दी एस्थेटिक क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके PCOS पे, यानी उसमें उस ट्रांसफॉर्म पैकेज में एक्चुअली आपकी स्लिमिंग भी है, उसमें आपकी स्किन भी है और उसमें आपके हेयर भी है, क्योंकि मेनली PCOS के टारगेट ये तीनों चीज़ें ही होती हैं। अच्छा, तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके हार्मोन्स को किसी भी तरीके से हिट करेगी। एक तो ये बात, और बाकी की डिटेल्स जो है वो दी एस्थेटिक क्लिनिक की तीनों ब्रांचेस का अपना कॉल करके हमारे ब्रांच मैनेजर से बात कर सकते हैं, हमारे डॉक्टर्स वहाँ मौजूद हैं। बट ये एक प्रीमियम पैकेज है, वो आप कभी और हमारा जब टॉपिक होगा तो उस पर बात करेंगे। इस पर डॉक्टर साहबा का अपना बात हो रही है, हम गाइनी की ज़्यादा बात कर रहे हैं, इशूज़ की। और एक क्वेश्चन क्या था PCOS के लिए? यस, इनफर्टिलिटी मेरी बहुत सारी, मैंने डॉक्टर साहब इनफर्टिलिटी को मैं रिलेट करूँगी PCOS से। वो सारी लड़कियाँ, वो सारी बच्चियाँ जो इस वक्त PCOS के प्रॉब्लम का शिकार हैं, मेरे प्रैक्टिस में तो मुझे हर दूसरी लड़की जो मेरी OPD में घुसती है मुझे बताती है कि मुझे PCO है। उसको पता होता है, कुछ को नहीं पता होता, वो बाद में डायग्नोज हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले फ्यूचर में कोई इनफर्टिलिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि मैं खुद परेशान हूँ कि यार अगर हमारे बच्चों को क्या होगा, क्योंकि मतलब बहुत मुश्किल होगा। सो प्लीज़ इसको फिक्स कराएं अपनी प्रॉब्लम को। अगर आपको आपकी फैमिली में, आपके बच्चियों में लग रहा है तो प्लीज़ डॉक्टर के पास आएँ, इसको फिक्स करें। अच्छा डॉक्टर साहबा, क्योंकि इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है तो एक सवाल है कि मेरी शादी को 2 साल हो गए, मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। जी डॉक्टर साहबा, कब एक कपल को परेशान होना चाहिए कि बच्चा नहीं हो रहा? अगर एक कपल जो कि कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है कंसीव करने के लिए, और उसकी शादी को 1 to 2 years हो गए और वो कंसीव नहीं कर पा रहे, तो नाउ आफ्टर 2 years दिस इज द टाइम कि आप अपने डॉक्टर को एज अ कपल विजिट करें। एक बात मेंशन करनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वही औरत पहले से पॉलीसिस्टिक ओवरीज से सफर कर रही है तो शी शुड नॉट वेट फॉर 2 to 3 years। शी शुड कंसल्ट हर डॉक्टर प्रायर, यानी कि 1 साल के अंदर कोशिश के बावजूद अगर वो कंसीव नहीं कर पा रही है तो प्लीज एज अ कपल गो एंड विजिट योर डॉक्टर, ताकि आपकी इन्वेस्टिगेशंस हो सकें, आपके कुछ ज़रूरी टेस्ट हो सकें और फिर हम देख सकें कि किस लेवल पे प्रॉब्लम है और क्या ट्रीटमेंट ऑफर करना है। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ हमारे यहाँ जिस तरह देखें कि बीमारियाँ और इतनी वेग सिम्टम्स, इतनी चीज़ें, वो बीमारियाँ जो कल ही हमारी किताबों में डॉक्टर साहबा ये लिखा होता था कि 1%, 0.000% पॉपुलेशन या 10,000 केसेस में कोई एक केस। अब आप देखते हैं कि हर थोड़े दिन बाद उस तरह के सिंड्रोम्स और चीज़ें प्रैक्टिस में आ रही होती हैं। तो वो सारी कपल्स जो चाहते हैं कंसीव करना, क्या प्रेग्नेंट होने के लिए डॉक्टर साहिबा ये ज़रूरी है कि उनका हर तरीके का न्यूट्रिशनल लेवल, हेल्थ उनकी बेहतर हो? उसके लिए कोई ऐसी चीज़ है जो आप बता सकें, चाहे वो PCOS की पेशेंट हैं या नहीं? कुछ जैसे फोलिक एसिड या इस तरह की चीज़ें आप प्लीज़ बताएं। बिल्कुल, अगर ऐसी क्योंकि अगर जनरेशन इस तरह पैदा होने लगी और तो पता नहीं हम आगे कितनी बीमारियों का शिकार। बिल्कुल, ऐसा कोई कपल है जो कि ट्राई कर रहा है कंसीव करने के लिए और इसमें कोई हर्ज नहीं कि वो फॉलिक एसिड सप्लीमेंट लेना शुरू कर दे, अपनी डाइट को बहुत अच्छा रखे, उसमें कैल्शियम का इंटेक बढ़ा दे। और अगर उसको ऐसा लग रहा है कि लाइक वो अपनी डाइट से सफिशिएंट कैल्शियम नहीं ले पा रहा है तो आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, उसमें कोई हार्म नहीं है। विटामिन डी को अच्छे से उसकी कमी को आप पूरा करें, प्रॉपर सनलाइट लें और ये वो चीज़ें हैं जो कि हर एक औरत को करनी चाहिए। बच्ची औरत, क्योंकि अभी वो बच्ची है, आगे जाके वो औरत बनेगी और उसको इन्हीं चीज़ों से ना गुजरना पड़े, मसलों का ना शिकार होना पड़े। बेहतर ये कि प्रोफाइलैक्टिकली हम इस पर वर्कआउट करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर रूश जान मेरे साथ हैं और ये अब आपके साथ BSL मेडिकल सेंटर में होंगी ट्यूसडे एंड सैटरडेज को शाम 6 से 8 बजे तक। आप अपने अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं इनके साथ। और आई एम श्योर कि वो सारे फोरम्स, वो सारी कम्युनिटी जो फेसबुक और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं ख़वातीन की सिर्फ, उसमें या सब एक दूसरे से शेयर करेंगे, सारी बहनें एक दूसरे की मदद इस तरह करेंगी। हम ट्राई करेंगे कि नॉट ओनली गायनी, स्किन और जनरल हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें
हमारे पास जैसे जैसे सेशंस हमें टाइम मिला तो हम ज़रूर आपके लिए करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।